नमस्कार और भारत से जुड़ी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने कई दिलचस्प स्रोत हैं आज। कूटनीति, ऊर्जा, शहरी जीवन की चुनौतियां और हाँ, कानूनी दांवपेच, तकनीक, रक्षा और सेहत तक। भारत के कई अलग अलग रंग इन स्रोतों में दिखते हैं। हमारा काम है इनमें से सबसे ज़रूरी बातें और कुछ चौंकाने वाले तथ्य आप तक पहुंचाना। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग दिखने वाले मुद्दों को कहीं ना कहीं जोड़कर देखें और समझें कि भारत के आज और कल पर इनका क्या असर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए, तो पहला विषय है ऊर्जा दक्षता और COP30। जी। शुरुआत करते हैं जलवायु परिवर्तन और भारत के लक्ष्यों से। सुनने में आया है कि ब्राजील में जो COP30 सम्मेलन होने वाला है, बेलेम में, उसमें भारत अपनी ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी के लक्ष्यों को शायद और बढ़ाने वाला है। जी, ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDCs का हिस्सा है जो पेरिस समझौते के तहत हर देश तय करता है। अच्छा। हाँ, ये जरूरी कदम है। भारत ने पहले ही 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता, हाँ, वो जो विकास के साथ प्रदूषण होता है, बिल्कुल, उसको 2005 के मुकाबले 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही अपनी आधी बिजली गैर जीवाश्म ईंधन सोलर, विंड वगैरह से बनाने और एक बड़ा कार्बन सिंक बनाने का भी वादा है। और इस पर काम कैसा चल रहा है? अच्छी बात यह है कि दिसंबर 2023 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी, अरे वाह, और 50% गैर जीवाश्म बिजली क्षमता का लक्ष्य ये भारत पहले ही हासिल कर चुका था। ये तो बड़ी बात है। भारत अपने वादे से आगे चल रहा है। हाँ, लग तो यही रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ये बात उठती है कि विकसित देशों से पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल रही है। हाँ, ये तो सुनते ही हैं। तो ऐसे में घरेलू स्तर पर उठाए गए कदम और भी अहम हो जाते हैं। जैसे भारत का ये संभावित कदम, या फिर जापान के साथ मिलकर ये जो JCM यानी संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पर काम करना। अच्छा। या फिर अपना इंडिया कार्बन मार्केट शुरू करने की तैयारी। ये सब एक तरह से लीडरशिप दिखाने जैसा है। इससे न सिर्फ उद्योगों को क्लीन टेक्नोलॉजी में निवेश करने का बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लंबे समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें मुश्किलें भी होंगी, खासकर छोटे उद्योगों के लिए, MSMEs के लिए। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल यही है कि ये जो औद्योगिक विकास है और जो सख्त पर्यावरण लक्ष्य हैं, इनमें संतुलन कैसे साधा जाएगा? हाँ, ये तो है। और MSMEs को नई महंगी तकनीक अपनाने में मदद कैसे मिलेगी? कौन से फाइनेंसिंग मॉडल काम करेंगे? और ये जो कार्बन मार्केट की बात हो रही है, क्या वो वाकई उत्सर्जन कम करने में कारगर साबित होगा? बिल्कुल, ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। चलिए, पर्यावरण की बात से आगे बढ़ते हुए एक दुखद खबर पर आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मौसम की चरम घटनाओं से जुड़ी है। कोलकाता में भारी बारिश के बाद करंट लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। हाँ, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कलकत्ता में 24 घंटे में करीब 250 मिलीमीटर बारिश हुई। बाप रे, बहुत ज्यादा। हाँ, जिससे बड़े पैमाने पर जल भराव हुआ और इसी दौरान बिजली के तारों के संपर्क में आने से ये मौतें हुई। इसने तो शहर के ड्रेनेज सिस्टम और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी CSC की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए होंगे। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब कलकत्ता में भारी बारिश से ऐसी स्थिति बनी हो। आपको याद होगा 2020 में अम्फान तूफान के वक्त भी। हाँ, बिल्कुल याद है, वैसी ही तस्वीरें थी। सही कहा। असल में तेजी से होता शहरीकरण और शायद अपर्याप्त रखरखाव, पुराने पड़ चुके ड्रेनेज सिस्टम, इन वजहों से कलकत्ता अक्सर मानसून की भारी बारिश झेल नहीं पाता। इस घटना के बाद अब जाहिर है CSC के सुरक्षा प्रोटोकॉल की कड़ी जांच होगी, शहरी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने पर जोर दिया जाएगा। और खासकर दुर्गा पूजा जैसे बड़े आयोजनों से पहले जमीनी स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, यही देखना होगा। और क्या नगर निगम ये जो ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की बात है उसके लिए जरूरी फंड जुटा पाएगा? ये एक बड़ी चुनौती है। लोगों की सुरक्षा और बिजली की सप्लाई दोनों के बीच संतुलन बनाना। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ रुख करते हैं। जी। एक स्रोत के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में भारत और चीन पर रूस यूक्रेन युद्ध के प्राथमिक वित्तपोषक होने का आरोप लगाया है। हाँ, ये बयान काफी चर्चा में रहा। वजह ये बताई कि ये देश प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहे हैं। जी, और ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाया है। अच्छा, हालांकि ये भी जानकारी है कि यूरोपीय संघ के जो हालिया प्रतिबंध थे उनमें भारतीय तेल आयात पर सीधा टैरिफ तो नहीं था।
पर हाँ, कुछ भारतीय कंपनियों जैसे नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध जरूर लगे। भारत ने इस पर क्या कहा? भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि भाई और भी कई देश रूस से तेल खरीदते हैं और अमेरिका खुद भी कुछ क्षेत्रों में जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए है। अच्छा। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। हाँ, ये जरूरी है। असल मुद्दा यह है कि जब पश्चिमी देशों ने रूस से ऊर्जा आयात कम किया तो भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदा। हाँ, बिल्कुल। जाहिर है इससे रूस को राजस्व मिला, तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश का हिस्सा है। लेकिन इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता तनाव की आशंका तो है ही। आर्थिक रूप से देखें तो अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ सकता है और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से उनसे तेल रिफाइनिंग में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। विश्लेषक मानते हैं कि भारत के लिए सस्ता रूसी तेल जरूरी है। हाँ। लेकिन विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि इस तरह के टैरिफ भारत को दूसरे बाजारों की तरफ धकेल सकते हैं। तो सवाल यही है कि भारत इन पश्चिमी प्रतिबंधों और अपनी ऊर्जा जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा कूटनीतिक सवाल है। अच्छा, अमेरिका से हटकर अब पड़ोसी देश चीन की बात करते हैं। जी। चीनी राजदूत जू फेहोंग ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया चीन यात्रा के बाद भारत चीन संबंधों में कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं, ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। ओह, कितना? जनवरी से अगस्त 2025 के बीच व्यापार 10% से ज्यादा बढ़कर $102 बिलियन हो गया। अच्छा खासा। हाँ, साथ ही चीन ने बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को वीजा भी जारी किए, जिनमें कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री भी शामिल हैं। राजदूत का मुख्य संदेश ये था कि सीमा विवाद यानी LAC का जो मुद्दा है उसे पूरे द्विपक्षीय रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब खासकर पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसके बाद? यही सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती भी। बीजिंग लंबे समय से यही कहता आ रहा है कि भाई सीमा विवाद को अलग रखो और बाकी क्षेत्रों में सहयोग जारी रखो। हाँ? व्यापार के आंकड़े तो दिखाते हैं कि आर्थिक रिश्ते काफी लचीले हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर LAC पर फिर से कोई बड़ी घटना होती है तो इसका असर व्यापार पर भी पड़ सकता है। तो क्या वाकई सीमा विवाद और आर्थिक रिश्तों को पूरी तरह अलग रखा जा सकता है? ये देखना होगा। ये एक मुश्किल संतुलन है। और सीमा विवाद की बात चली है तो एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, ऐतिहासिक नक्शों का। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। एक लेख में 18वीं सदी के मंचू काल के नक्शों और 1914 के शिमला सम्मेलन के रिकॉर्ड्स का हवाला देकर ये तर्क दिया गया है कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत ने कभी भी आज के अरुणाचल प्रदेश पर दावा नहीं किया था। हाँ, ये एक जटिल ऐतिहासिक और कानूनी बहस है। लेख कहता है कि कांगशी 1721 और चियनलुंग 1761 के नक्शे, जो उस समय के हिसाब से काफी सटीक माने जाते हैं, जी, उनमें हिमालय के दक्षिण के आदिवासी इलाके यानी आज का अरुणाचल उन्हें तिब्बत से बाहर दिखाया गया था। अच्छा। और यहाँ तक कि शिमला सम्मेलन में चीन गणराज्य के प्रतिनिधि ने भी इन इलाकों को तिब्बती नहीं माना था, बल्कि स्वशासी और जातीय रूप से गैर तिब्बती बताया था। तो फिर बाद में चीन ने इन इलाकों पर दावा क्यों करना शुरू किया? देखिए, बाद की चीनी सरकारों ने अलग अलग नक्शों का हवाला देकर बड़े इलाकों पर दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि 1960 में नेहरू और चाओ एनलाई की बातचीत में चाओ ने इसे ऐतिहासिक प्रश्न तो माना, लेकिन नक्शों पर आधारित दावों पर जोर देने के बजाय सिद्धांतों पर आधारित समाधान की बात कही थी। अच्छा। आज भी यही तनाव है। भारत ऐतिहासिक तथ्यों और नक्शों पर जोर देता है, जबकि चीन की व्याख्या अलग है और इससे जमीन पर गश्त के दौरान टकराव होता है। तो इसका हल क्या है? मतलब क्या सिद्धांतों पर आधारित कोई समाधान निकल सकता है जो दशकों पुराने इन नक्शों के विवादों को सुलझा सके? विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद यही रास्ता हो, जैसे संयुक्त रूप से नक्शों का सर्वे करना, सीमा मुद्दे को व्यापार और पर्यावरण जैसे दूसरे मुद्दों के साथ जोड़कर देखना, जिसे पैकेज डील कहते हैं, और स्थानीय समुदायों को शामिल करना। ये कुछ संभावित कदम हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की कमी और अलग-अलग ऐतिहासिक व्याख्याओं को पाटना है, और ये सुनिश्चित करना कि सर्वे वगैरह से कोई नया तनाव ना पैदा हो जाए। वाकई मुश्किल। चलिए अब थोड़ा कानूनी दुनिया की तरफ चलते हैं, पहले अमेरिका के संदर्भ में। जी। अर्जुन अप्पादुरई का एक विश्लेषण बताता है कि कैसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की कानूनी रणनीतियां अमेरिकी न्याय प्रणाली की पेचीदगियों का
मतलब फायदा उठाती हैं। हाँ, ये विश्लेषण कहता है कि ट्रंप कानून को एक तरह के बिजनेस की तरह देखते हैं। बिजनेस। हाँ, जिसमें धमकियों, समझौतों और कानूनी दांव-पेंच का इस्तेमाल करके जवाबदेही से बचा जाता है। इसमें रिवॉल्विंग डोर वकील, वो जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच घूमते रहते हैं। बिल्कुल, उनका इस्तेमाल करना, मुकदमों को लंबा खींचना और अदालतों के बाहर ही मामले निपटाना, यानी डील मेकिंग, ये सब शामिल है। एक आंकड़ा तो ये भी है कि अमेरिका में 90% आपराधिक मामले ट्रायल से पहले ही प्ली बार्गेन से निपट जाते हैं। बिल्कुल, 90%। और विश्लेषण का तर्क ये है कि इन तरीकों से संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया और इक्वल प्रोटेक्शन यानी समान संरक्षण, वो कमजोर होते हैं। और निर्दोषता की धारणा का सिद्धांत, वो भी प्रभावित होता है। इससे होता यह है कि न्याय प्रणाली में आम लोगों का भरोसा कम होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता पर सवाल उठते हैं। तो मुख्य चिंता यही है कि जब शक्तिशाली लोग कानून को इस तरह तोड़-मड़ोड़ सकते हैं, तो आम नागरिक के लिए न्याय का क्या मतलब रह जाता है? सही कहा, ये एक गंभीर सवाल है। अच्छा, अमेरिकी कानूनी व्यवस्था की बात के बाद अब भारत में एक कानूनी मुद्दे पर आते हैं, आपराधिक मानहानि। हाँ, ये भी आजकल काफी चर्चा में है। हाल ही में जस्टिस MM सुंदरेश ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। जी हाँ, जस्टिस सुंदरेश का कहना था कि खासकर 2016 के सुब्रमण्यम स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को वैध ठहराए जाने के बाद इसका इस्तेमाल आलोचना को दबाने और बदला लेने के हथियार के तौर पर बढ़ा है। राजनेता और कंपनियां अक्सर पत्रकारों या आलोचकों को डराने के लिए आपराधिक मानहानि के मुकदमे दायर कर देते हैं। और इसका असर क्या होता है? सबसे बड़ा असर होता है चिलिंग इफेक्ट, मतलब पत्रकारों या लेखकों को गिरफ्तारी का डर, दूर की अदालतों के चक्कर लगाने का डर, कानूनी खर्चों का डर, हाँ, ये सब सताता है। नतीजा ये होता है कि वे संवेदनशील मुद्दों पर लिखने से कतराने लगते हैं। एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है। जस्टिस सुंदरेश का ये भी मानना था कि मानहानि के मामलों में जेल भेजना जरूरी नहीं है। हाँ, उनका मानना था कि अगर किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है तो उसके लिए हर्जाना या रोक जैसे नागरिक उपचार काफी हैं। जेल भेजना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और कई देशों ने तो इसे खत्म भी कर दिया है। जी, यूके समेत कई लोकतांत्रिक देशों ने आपराधिक मानहानि को खत्म कर दिया है, क्योंकि ये बोलने की आजादी के साथ ठीक नहीं बैठता। तो क्या भारत में भी इसे खत्म करने या बदलने की जरूरत है? इस पर बहस चल रही है। सवाल यह है कि क्या मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटा देने से लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा हो पाएगी, या फिर न्यायपालिका को ही दुरुपयोग रोकने के लिए ज्यादा सख्त दिशा निर्देश बनाने होंगे? बिल्कुल, और प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाओं की भूमिका भी अहम हो सकती है। चलिए, कानून से अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। जी, सुनने में आया है कि GST काउंसिल ने कुछ बड़े सुधारों को मंजूरी दी है, जिसे GST 2.0 कहा जा रहा है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव है GST की दरों को सरल बनाना। कैसे? अभी जो 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब हैं, उन्हें बदलकर 3 मुख्य दरें लाने की बात है। कौन कौन सी? जरूरी चीजों पर लगभग 5%, एक स्टैंडर्ड रेट 18% और लग्जरी या सिन गुड्स पर 40%। इससे आम लोगों और कारोबारियों को क्या फायदा होगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि 99% चीजों पर या तो टैक्स कम होगा या उतना ही रहेगा, तो उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिल सकती है। और कारोबारियों के लिए? उनके लिए, खासकर MSMEs के लिए, नियमों का पालन करना आसान होगा और रिफंड जल्दी मिलेगा। अच्छा। एक और बड़ी समस्या थी उल्टी शुल्क संरचना या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ, वो जिसमें कच्चा माल तैयार माल से ज्यादा महंगा पड़ता था। बिल्कुल, उससे निर्माताओं को बहुत दिक्कत होती थी। इन सुधारों से वो समस्या भी हल होने की उम्मीद है। CII जैसे उद्योग संगठन काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? अनुमान है कि इससे GDP ग्रोथ में भी तेजी आ सकती है, बेहतर टैक्स कलेक्शन होगा, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगी। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसे लागू करना आसान होगा? चुनौतियां तो हैं। जैसे राज्यों के राजस्व का क्या होगा? शुरुआत में उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है। उसे बेहतर टैक्स कलेक्शन से पाटना होगा, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखना होगा। और वो GSTN नेटवर्क? हाँ, सबसे जरूरी। GSTN यानी GST का जो डिजिटल नेटवर्क है, उसे बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के इन बड़े बदलावों को संभालना होगा। तो ये देखना अहम होगा कि क्या ये सरलीकरण वाकई विवादों को कम करेगा और सिस्टम को बेहतर बनाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात चल रही है तो एक और खबर है
जिसका असर भारत के आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है। बताइए। अमेरिका ने H-1B वीजा पर $1000 का नया सालाना शुल्क लगा दिया है। हाँ, ये खबर आई है। जॉन जेवियर के विश्लेषण के अनुसार इस कदम का मकसद अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों की जगह मतलब स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेकिन इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में अपने कर्मचारी रखना महंगा हो जाए। तो वो क्या करेंगी? तो शायद वे भारत या दूसरे देशों से ही ज्यादा काम करवाने लगे, जिसे ऑफशोरिंग कहते हैं। और अमेरिकी कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, खासकर छोटी कंपनियों और यूनिवर्सिटीज पर? बड़ी टेक कंपनियां तो शायद ये शुल्क आसानी से दे दें, लेकिन हाँ, स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज के लिए मुश्किल हो सकती है। तो उनके लिए टैलेंट को आकर्षित करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उनके लिए दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करना कठिन हो सकता है। नतीजा ये हो सकता है कि टैलेंट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके जैसे दूसरे देशों का रुख कर ले। और अमेरिका की अपनी तकनीकी बढ़त वो धीमी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपके पास बेस्ट टैलेंट नहीं है तो इनोवेशन पर असर पड़ता है। तो क्या ये नीति अपने असल मकसद यानी घरेलू नौकरियों को बढ़ाने में कामयाब होगी? ये कहना मुश्किल है। आलोचक मानते हैं कि सिर्फ शुल्क बढ़ाने से अमेरिका में स्किल्स की कमी पूरी नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए घरेलू स्तर पर ट्रेनिंग में निवेश करना ज्यादा जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका वीजा नियमों में कोई और रियायत देकर, जैसे स्टार्टअप्स को छूट देकर, इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगा। ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पर भारत काम कर रहा है, फ्यूजन एनर्जी। हाँ, फ्यूजन पावर। गांधीनगर के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान IPR ने भारत के पहले फ्यूजन पावर जनरेटर का रोड मैप तैयार किया है। जी हाँ, ये भविष्य की ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, अगर हम इसे साथ पाएं तो। ये फ्यूजन होता क्या है, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? देखिए, फ्यूजन में हल्के परमाणु नाभिकों को, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को, जबरदस्त गर्मी और दबाव में जोड़कर भारी नाभिक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जैसे सूरज में होता है। बिल्कुल, सूरज और तारों में यही प्रक्रिया चलती है। ये न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन से अलग है, जिस पर हमारे आज के परमाणु बिजली घर काम करते हैं। और ये बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और इसमें लंबे समय तक रहने वाला रेडियो एक्टिव कचरा भी बहुत कम होता है। मतलब एक तरह से क्लीन एनर्जी का बड़ा स्रोत। तो भारत का प्लान क्या है? भारत का लक्ष्य है 2060 तक SST भारत नाम का एक फ्यूजन रिएक्टर बनाना, जो करीब 250 मेगावाट बिजली पैदा कर सके। ये एक हाइब्रिड फ्यूजन फिशन उपकरण होगा। 2060 मतलब अभी काफी लंबा रास्ता है। हाँ, बिल्कुल। फ्यूजन एनर्जी को व्यावसायिक स्तर पर लाना अभी भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चुनौती है। क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती है उस अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को स्थिर रखना, जिसे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कहते हैं, और फिर रिएक्टर की दीवारों को उस गर्मी और न्यूट्रॉन की बमबारी से बचाना। भारत इसमें अकेले काम कर रहा है या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है? नहीं, भारत ITER जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का हिस्सा है। इससे उसे वैश्विक रिसर्च और तकनीक तक पहुंच मिलती है। और इसमें कौन सी नई तकनीकें इस्तेमाल होंगी? इसमें एडवांस सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स, AI आधारित रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम और डिजाइन के लिए डिजिटल ट्विनिंग जैसी बहुत ही आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। जाहिर है इसमें काफी लंबा समय और बहुत पैसा लगेगा। हाँ, ये सच है। इसके लिए लगातार सरकारी फंडिंग, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी होगा। लेकिन अगर भारत इसमें सफल होता है तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम हो सकता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अब रक्षा क्षेत्र की ओर। जी। भारत ने रक्षा उत्पादन में एक अहम कदम उठाया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL ने मोरक्को में अपना पहला विदेशी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है। बिल्कुल, ये भारत की किसी रक्षा कंपनी का पहला विदेशी प्लांट है, मोरक्को के बेरिचिद में। और वहाँ क्या बनेगा? वहाँ TASL और DRDO द्वारा मिलकर विकसित किया गया WAP यानी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म नाम का एक 8x8 बख्तरबंद वाहन बनाया जाएगा। और इसकी सप्लाई भी शुरू हो गई है। हाँ, पहली खेप जल्द ही मोरक्को की सेना को मिलने वाली है, वो भी तय समय से 3 महीने पहले। ये तो बड़ी बात है। इसका क्या महत्व है भारत के लिए? देखिए, ये भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति का ही एक तरह से विस्तार है, जिसे अब मेक विथ फ्रेंड्स कहा जा रहा है। अच्छा, मेक विथ फ्रेंड्स। हाँ, यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मित्र देशों के साथ मिलकर उत्पादन करना। और मोरक्को की लोकेशन ऐसी है? मतलब
भौगोलिक स्थिति कि वहां से अफ्रीका और यूरोप के बाजारों में निर्यात करना आसान होगा। तो इससे भारत की पहचान एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में मजबूत होगी? बिल्कुल। साथ ही मोरक्को में रोजगार पैदा होंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। ये द्विपक्षीय औद्योगिक सहयोग को भी बढ़ाएगा। क्या इसमें स्थानीय कंपनियों की भी भागीदारी होगी मोरक्को की? हाँ, योजना तो यही है कि शुरुआत में करीब 1/3 पुर्जे स्थानीय स्तर पर लिए जाएंगे, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा। तो ये भारत की रक्षा कूटनीति और औद्योगिक क्षमता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से। रक्षा विश्लेषक इसे भारत के एक निर्यातक उत्पादक बनने की दिशा में एक मील का पत्थर मान रहे हैं। इसमें आगे क्या चुनौतियां हो सकती हैं? चुनौतियां होंगी गुणवत्ता बनाए रखते हुए स्थानीयकरण के लक्ष्य हासिल करना, बदलते रक्षा नियमों का पालन करना और भविष्य में ऐसे और संयुक्त उद्यमों के लिए फाइनेंसिंग मॉडल तैयार करना। चलिए, और अंत में बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य की। जी। खासकर भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है ना? निश्चित रूप से। भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP हर साल करोड़ों बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करता है। 2.5 करोड़ से ज्यादा शिशु और करीब 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं हर साल। और इसमें मिशन इंद्रधनुष ने बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, 2014 में शुरू हुए मिशन इंद्रधनुष और बाद में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI ने टीकाकरण कवरेज को 90% तक पहुंचाने और जो बच्चे छूट गए थे उन तक पहुंचने में बहुत मदद की। बाल मृत्यु दर को कम करने में इसका बड़ा योगदान रहा है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी तो बहुत बड़े पैमाने पर चलाया गया था। हाँ, वो तो अभूतपूर्व था। जनवरी 2023 तक 220 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी थी। इन सब कोशिशों का नतीजा क्या रहा है? नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। भारत 2011 से पोलियो मुक्त है, 2016 में यॉव्स मुक्त घोषित हुआ और हाल ही में मार्च 2024 में उसे खसरा और रूबेला नियंत्रण के लिए चैंपियन पुरस्कार भी मिला है। और भारत वैक्सीन बनाता भी बहुत है। हाँ, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। वैक्सीन मैत्री जैसी पहल के जरिए उसने दूसरे देशों की भी मदद की। लेकिन क्या सब कुछ एकदम सही चल रहा है या अभी भी कुछ चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, जैसे दूरदराज के इलाकों और प्रवासी आबादी तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है। और वैक्सीन को लेकर झिझक? हाँ, वैक्सीन हेजिटेंसी या गलत सोचना है, उनसे निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। तो आगे क्या करने की जरूरत है? भविष्य के लिए जरूरी है कि टीकाकरण के साथ साथ बीमारियों की निगरानी यानी सर्वेलेंस को भी मजबूत किया जाए। अच्छा। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना होगा, रणनीतिक संचार अभियानों से गलत सूचनाओं का मुकाबला करना होगा और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और सामुदायिक जुड़ाव जरूरी है। और भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी? बिल्कुल। सवाल ये है कि भविष्य की महामारी की लहरों या उभरती गलत सूचनाओं के बीच ये टीकाकरण कार्यक्रम कितने लचीले और मजबूत रह सकते हैं। तो आज हमने भारत से जुड़े कई अलग अलग पहलुओं पर नजर डाली। वैश्विक मंच पर जलवायु नेतृत्व की कोशिशें हैं, तो शहरों की अपनी जमीनी हकीकत और चुनौतियां भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उतार चढ़ाव हैं, तो कानूनी व्यवस्था की अपनी पेचीदगियां हैं। अर्थव्यवस्था नए मोड़ ले रही है, तकनीकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में भारत कदम बढ़ा रहा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियां भी बरकरार हैं। हाँ। इन सब में एक बात साफ दिखती है, बदलाव और उसके साथ कदम मिलाने की लगातार कोशिश, एक निरंतर अनुकूलन की प्रक्रिया। बिल्कुल। और ये सारी बातें सुनकर ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि 2025 के भारत की ये जो अलग अलग तस्वीरें हमने देखी, ये भविष्य के लिए क्या संकेत दे रही हैं। ऊर्जा, सीमा, कानून, स्वास्थ्य, तकनीक, ये सब अलग अलग दिखने वाले धागे मिलकर भारत की कौन सी बड़ी कहानी बुन रहे हैं। शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।